मतलब डाक से एप्लीकेशन लगाता हूँ प्रारूप की, तो ये पावती की आवश्यकता नहीं होती, इसको काट सकता हूँ मैं? पावती आप काटने की क्या ज़रूरत है आपको? आप इसको इसकी पूरी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए ना। आप काट सकते हैं, लेकिन आप फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, क्यों काटेंगे उसको? पड़ी रहने दीजिए। हो सकता है वो आपका जब पहुँच जाए वहाँ पर, तो वो साइन-वाइन करके उनको भेज देना हो, आपको एक पोस्ट के माध्यम से भेज दें, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको काटिए नहीं। हाँ ठीक है, फिर चलेगा चलेगा। बाकी बस फ़ोटोकॉपी वही, करवा बस लीजिए। बाकी हाँ, कोई पूछना नहीं था, कोई मेरा कोई एक था, पर अब समय प्रॉब्लम। आपका हो गया। थैंक यू। ओके। तो तोमर जी हमारे बीच में वापस जुड़ चुके हैं। कुछ अपना अनुभव बताएँगे और हमारे बीच में किसान नेता सुब्रत मणि भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष इस समय है हमारे किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी जी रीवा से ही हैं, वो भी हैं। सदाचारी सिंह तोमर जी भी हैं जो काफ़ी कुछ अपना अनुभव रखते हैं इस फील्ड से, जैविक खेती से। तो अब आप लोग अपना थोड़ा-सा विचार आदान-प्रदान करें और हम ये चाहेंगे कि इस मौके पर यहाँ पर डिमांड भी है, एक इंजीनियर फ़तेह चंद गुलेरिया जी ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं। अ, और उनका ये कहना है कि हमें कहीं न कहीं कृषि जो कानून है, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है किसानों के लिए, इस पर भी थोड़ा-सा डिबेट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम सदाचारी सिंह तोमर जी को आमंत्रित करेंगे कि वो इन कृषि बिलों के बारे में शॉर्ट में बताएँ, कि कैसे ये कृषि बिल किसानों के लिए फ़ायदे में है या कैसे नुकसान में है? तोमर जी, आप थोड़ा-सा अपना अनम्यूट कर लीजिए। तोमर जी अनम्यूट कर लीजिए, हमारी आवाज़ आपको आ रही है तोमर जी? आप वहाँ पे जो डॉट है ना, रेड वाला डॉट है उसको टच करेंगे, तो आपका आवाज़ आने लगेगी। नहीं, वो तो आपका वीडियो है, वीडियो ऑफ हो गया है। जो साइड में आपका एक माइक जैसा बटन है, उसको टच करेंगे और स साइड में आपका एक बटन होगा, जिसको पिछली बार आपने टच किया था। हाँ, ठीक, ठीक। अब आ गई, अब आवाज़ आ रही है ना? हेलो? बिल्कुल, बिल्कुल तोमर जी आपकी आवाज़ आ रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये बिल के बारे में जैसे कहा जाता है कि जो तीनों कानून बने हैं, इसमें स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट का पूरा ज़िक्र है। तो चूँकि मैंने रिपोर्ट देखी है, स्वामीनाथन जी के साथ में मैं संपर्क में मैं रहा हूँ बहुत दिन तक, और ये रिपोर्ट भी मैंने देखी है। और मुख्य रूप से जो अभी 3 कानून बने हैं, उसमें मुझे थोड़ी-सी त्रुटियाँ या थोड़ी-सी समावेश होना उचित समझता हूँ। एक तो ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये थोड़ा-सा सरकार अगर प्रावधान कर दे, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, जिसमें कि बाद में समस्याएँ नहीं आएँगी। दूसरा मुझे ये लगता है कि इस बिल में जो किसान कानून के लिए है, वो सबसे बढ़िया प्रावधान है कि ये हमेशा हमको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। पर इसमें अगर बिंदु विशेष के बारे में कोई पूछना चाहे, तो उसका उत्तर भी मैं दे सकता हूँ। मेरे समझ में ये राजनीतिक दृष्टि से तो मैं नहीं कहता, मैं एक उपभोक्ता की तरह बात करता हूँ। ये तीनों कानून हमारे लिए अच्छे हैं, इसमें कोई कमियाँ नहीं हैं। और ये हमेशा अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट का ज़्यादा अंश इसमें है, वो मैंने देखा भी है, तो वो 100% तो नहीं है, पर जो हैं, वो सब हितकारी ही हैं। हमारी जो कीमतें हैं, वो जैसे दोनों के जैसे लिए। जैसे हमारा प्रश्न जैसे हमारा ही प्रश्न यहाँ पर है हाँ, तोमर जी, कि जी। आपने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई लोगों को पता नहीं है कि नाथन रिपोर्ट क्या है? तो थोड़ा स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दें शॉर्ट में, और उस रिपोर्ट के कौन-कौन से अंश इस कृषि कानून में है, उसके बारे में कृपया बताएँ? अब कौन-कौन से अंश पूरे अगर बताने में टाइम लगेगा, पर मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बता दूँ। स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए एक आयोग बनाया, आयोग कह लीजिए, या एक स्वामीनाथन जी को कहा गया था कि आप इस कृषि के कृषकों के लाभकारी के लाभ के लिए आप एक पूरा अध्ययन करके एक हमको रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो वो रिपोर्ट
जो प्रस्तुत हुई थी उसमें वर्षों से वो पड़ी रही थी। कभी कांग्रेस का जमाना आया तो उनने नहीं लागू किया, और बीच में इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, बाद में ये भी रहे। तो इसमें मुझे जो ये लगता है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, उसका मेन कारण ये था कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई थी जो आदमी या सत्ता या शासन को करने में तकलीफ होती थी। वो तकलीफ दे ऐसी थी कि अगर आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते गए और उसको एक कानून बना दिया तो वो समस्या मूलक हो सकता है कभी भी। दूसरा जो मुझे इसमें जो समस्या पड़ रही थी कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अगर डिटो करी गई तो वो बहुत सारे पॉइंट ऐसे जो शासन को बहुत जगह अपना राशि खर्च करनी पड़ेगी, और शासन इसको चाह नहीं रहा था। शासन कुछ मत में, और अभी फ्रैंकली स्पीकिंग अभी भी जो ये 3 कानून बने हैं, इसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट 100% इम्प्लीमेंट के लिए नहीं है। ये मुख्य बिंदु लिए गए हैं, तो उन बिंदुओं का फायदा हमको लेना चाहिए। और इस नियमों में कुछ जो संशोधन की बात कही जाती है, जहां तक मैं विशेष रूप से दूसरा बिंदु बता रहा था कि एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ये दिया गया है पावर कि उसके पास से ही किसान अपील करें, तो वो जुडिशियरी को अगर सरकार पावर दे दे तो वो भी अच्छा है। क्योंकि 2 चीजें मुझे अहितकर मतलब समस्या मूलक लग रही हैं। वो एक ये है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार कहीं बंद ना कर दे। दूसरा, अगर हम एसडीएम के पास जाते हैं, एसडीएम किसका एम्प्लॉय होता है? राज्य शासन का होता है। तो जब शासन का एम्प्लॉय होता है तो कोई भी हो, राज्य शासन या केंद्र शासन का एम्प्लॉय, तो वो वही करेगा जो शासन चाहता है। तो और इसमें ज्यादातर आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का समावेश हर जगह है। तो उसको दूर करने के लिए इसमें जुडिशियरी को भी पावर दे देना चाहिए। ये मेरा 2 बातें हैं। अगर इसको मान लें और ना भी माने तो कम से कम कुछ दिन इस रिपोर्ट को, इन कानूनों को सहन करने की क्षमता किसानों को दें, और सरकार भी ये करे तो अनुभव ज्यादा लाभकारी हो सकते हैं। पर मेरे समझ में 2 बिंदु उचित हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लिए जोड़ दिया जाए कि हाँ नियम बनेगा भैया, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ेगा। और दूसरा ये कह दिया जाए कि एसडीएम के पास जो अपील करने का है, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट चूंकि एम्प्लॉय होते हैं या गवर्नमेंट स्टेट के एम्प्लॉय होते हैं, उनकी जगह जुडिशियरी को भी पावर दे दिया जाए कि नहीं, वो हस्तक्षेप वहां पे आप सीधे भी जा सकते हैं। तो ये 2 अगर इम्प्लीमेंट कर दिए जाएं तो ये बहुत ही अच्छा कानून है। और अगर नहीं भी अभी किए जाते तो भी अच्छे कानून इस दृष्टिकोण से हैं कि एमएसपी जो अभी चल रही है वो चल ही रही है, और अभी तक जो अपीलें जा रही हैं ये इसी माध्यम से जा रही हैं। बाकी तो पॉइंट बहुत अच्छे हैं, तो उनको झेला जाए, उनको देखा जाए, और उससे हमको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कहीं भी ऐसा नुकसान होने की इसमें मुझे समस्या नहीं दिखती है, तकनीकी रूप से मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 1 मिनट जी, हमारी बात अब सुना जाए। सुब्रत त्रिपाठी हाँ, 1 मिनट। जी, मेरा ये कहना है कि जब आप कानून इतना अच्छा है सर, सुना जाए, हाँ, जब हाँ, कानून बोले इतना कौन अच्छा है तो सारे हिंदुस्तान में सारे किसान जो ये कर रहे हैं, तो उन हाँ, लोगों के दिमाग में ये बात नहीं उठ रही है। मेरा कहना है कि जैसे खाना खाना है सर, हाँ, हमारी इच्छा नहीं है खाने का, पेट मेरा भरा हुआ है हाँ, और आप जबरदस्ती मुझे खिला रहे हैं, तो किसान इस बिल को चाहता ही नहीं है हमको। तो फिर सरकार को क्या मुसीबत पड़ा कि जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, खाओ खाओ। मुझे कहना नहीं चाहिए भाई साहब, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तकनीकी व्यक्ति हूँ, पर मैं एक बात बता दूं, हर अच्छी चीज का विरोध हुआ है, हर वो अच्छी चीज का तीनों बिल विरोध क्या होता है। है, वो सब तीनों अच्छी बिल चीज क्या कोई है होती है, सर? एक मेरा भी सुन लिया, मैंने आपको सुन लिया। अगर ये अच्छी चीज है, इसका विरोध कौन कर रहा है? आप देखते हैं वहां पर ट्रैक्टर ट्रालियों में क्या कोई छोटा किसान चढ़ा हुआ है? क्या ट्रैक्टर ट्रालियों में घूमने वाला व्यक्ति या वहां पर जो भोजन चल रहे हैं वो कितने बढ़िया व्यंजन चल रहे हैं, क्या वो हमारा आम किसान है? ये किसानों की तो भी क्या किसान एक भूखे राष्ट्रीय रहता है, ये पॉलिसी है। बताइए? और आप कहते हैं 2 लाख किसान है, व्यंजन उतना अच्छा 2 लाख खाता है किसान, किसान, 2 तो करोड़ किसान किसान क्या कहाँ कंगाल है? होता है? 2 करोड़ किसानों को कौन देख रहा है भाई साहब? अरे 2 सुना करोड़ जय श्रीमान जी, किसान इतना किसान कंगाल होता हैं, है क्या? आप 2 लाख किसान को किसान समझते हैं अगर कि वहां पे व्यंजन खा जुटे रहा है हुए उतना अच्छा? हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां लेके बैठे हुए हैं, वो ट्रैक्टर ट्रालियों वाले हमारे किसान नहीं है। वो किसान अगर अच्छा, है, ऐसा किसान है नहीं जो तब 1 आ गई हेक्टेयर चलिए ठीक है। राजनीतिक बात आ गई, बात नहीं आप सुनिए, अब इस विषय में बनना अपन बहुत अच्छा, अंधभक्त बनना ना बहुत। जी। सुब्रत मणि त्रिपाठी जी को भी अपन इनवाइट करते हैं। आप अपनी कुछ बात रखें। आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, त्रिपाठी जी। हमारी आप
हाँ, आवाज आ रही है त्रिपाठी जी, आ रही है। आप सब लोगों का कोटि से अभिनंदन। अभी ने जैसे कहा हमें कि तीनों कानून किसान हित में हैं। हम आपको बतला देना चाहते हैं कौन से कानून किसान के हित में है। देखिए, पहला जो उन्होंने किया है कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और सेवा करार विधेयक 2020, फिर है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन, फिर है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। हम आपसे ये कहते हैं, देखिए भाजपा किसी भी पक्ष की त्रिपाठी जी थोड़ा सा आप अपना जो माइक है ना, जो बोलने वाला है, उसको थोड़ा सा हाथ से पकड़ के एक हाथ से मुंह के पास रख लीजिए जहाँ पे आवाज आती है। हम भी आपको बतलाना चाहते हैं 1984 से जब से रीवा में रेल आई तब से किसान मूवमेंट में हूँ। 2006 से आरटीआई करता रहा हूँ। 2006 में पहली आरटीआई हमने एमपीवी के खिलाफ लगाई थी, जानकारी मांगी थी एमपीवी से। तो देखिए, हम ये सोचते हैं, आप सब लोगों से विनती करते हैं, एक किसान बन के सोचिए कि क्या ये तीनों कृषि बिल किसान के हित में है। आप कह रहे हैं 3 बिल लाए हैं, ये एक संशोधन और 2 बिल लेके आए हैं। आप कोरोना के टाइम में देश जहां कोरोना में परेशान था, उस समय जून में इन्होंने बिल ला के रख दिया, लोकसभा में बहस नहीं हुई, राज्यसभा में वैसे पारित करा दिया। 80% न सही तो 70% लोग गांव में रहते हैं। अगर इनका बिल इतना अच्छा था तो हमारे संविधान में जो अनुसूचित माने जो भाषाएं हैं कि संविधान में अपने अनुसूची में जो दर्ज भाषाएं हैं, राज्य भाषाएं हैं, हमारे किसान तेलुगु, तमिल कितनी भाषाएं हैं, तो उनकी स्थानीय भाषाओं में जो इन्होंने गजट प्रकाशित किया था, तो वो गजट स्थानीय भाषाओं में आज भी हम कहते हैं कि आज भी सरकार गजट जो प्रकाशित हुआ है, जो अधिनियम है, उसे स्थानीय भाषाओं में पूरे हिंदुस्तान में आप पठवा दो, आप दूसरे दिन सत्ता से हट जाओ। भाई साहब, मैं ये निवेदन करूं, आप अपना बिंदु बताएं ना, तभी तो मैं उसको काट सकूंगा। आप ये बताएं कि हमारे तीनों नियमों में कौन सा बिंदु ऐसा है जो किसान के लिए अहितकर है, तभी तो उसमें चर्चा होगी। भाषाएं नहीं कहिए। भाई साहब, पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप क्या किसान हैं? आपका क्या जीवन निर्वाह? मैं किसान हूँ जी, मैं किसान हूँ, जिंदगी भर किसान रहा। खेती में जीवन मैं निर्वाह। गवर्नमेंट में जॉब करता था तब भी किसान रहा हूँ, आज भी खेती करके, जैविक खेती करके वही भोजन करता हूँ जो खेती से मिलता है। गवर्नमेंट में जॉब करते हैं आप, तनख्वाह अब मिली? नहीं करता हूँ। पहले 2013 से मैं रिटायर हो गया हूँ, और जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था तब भी खेती करता था, जब मैं रिटायर हो गया हूँ तब भी खेती कर रहा हूँ, और उसी खेती के माध्यम से जैविक खेती को मैं भोजन करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा करते हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन है। तब भी पेंशन मिल रही है, खेती भर में डिपेंड आप नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जिस दिन खेती में डिपेंड हो जाएंगे, उस दिन कौन सा है हिंदुस्तान का किसान जिसने ट्रैक्टर की जमीनें न बेची? कौन सा ऐसा किसान है जिसने बेटी की शादी के लिए बेची हो? कौन सा ऐसा देश में किसान है जो अगर कोई बीमार हुआ तो माने वो अपनी जमीन न बेच के दवाई करवाई हो? देखिए, तीनों बिल जो आए हैं, आप पहले देखिए, मंडी में कहते हैं कि बाहर आप खरीदी होगी, बाहर खरीदी होगी तो जो व्यापारी खरीदेगा उसे 1 रुपए टैक्स नहीं देना है, जो अंदर खरीदेगा तो 2 रुपए टैक्स लगेंगे। पहले मंडी अधिनियम हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो मंडी अधिनियम है, आप उसको पढ़ लीजिए, उसको सीधे लिखा हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में डाक नहीं बोली जाएगी। ये तो बहुत दिनों से नियम था, लेकिन तब भी मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में खरीदियां हुई, सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब आप एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी 23 सिर्फ 23 फसलों की एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। अब हम फल भी उत्पादन करते हैं, सब्जी भी उत्पादन करते हैं, उनका आज भी एमएसपी नहीं है। केरल गवर्नमेंट ने किया, यहाँ नहीं किया। अब मंडी के बाहर जो आदमी खरीदेगा उसे टैक्स नहीं लगेगा, मंडी के अंदर जो खरीदेगा उसे टैक्स लगेगा, तो फिर मंडी के अंदर क्यों खरीदने आएगा? क्यों खरीदेगा? यहाँ यही तो, मंडी के अंदर जो खरीद है, आप देखिए, अभी मंडी की बात कर रहे हैं, मंडी में जरा जाके आप देखिए, और मैं भी जो देख रहा हूँ, मंडियों में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि आदमी को लगता है कि मंडी में बेचने की जगह बाहर हम बेचें। इतना भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी चीज जो कुठारा खात है, भ्रष्टाचार पे किया जाएगा तब मंडियां भी सुधरेगी। मंडियों आजकल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। एक्चुअल पोजीशन ये है। जरा जाइए मंडियों में क्या हो रहा है। मंडियों में मैं यही बताना चाहता हूँ, मंडियों में भी भ्रष्टाचार हो गया है। आप ये जो भुगत रहा है किसान मंडियों में, वो भी आप देखिए। भाई साहब, आप बेचने की बात ना करिए, मैं सहकारिता में रहा हूँ, मैं मंडी का डायरेक्टर रहा हूँ, रीवा कृषि उपज मंडी का डायरेक्टर रहा हूँ। हाँ, रहे हैं अब आप बताइए, आप रहा हूँ। हाँ, मंडी में क्या सोच रहे हैं किसानों को, आप बता दीजिए कि खरीदने के बाद तो नहीं है, मंडी अधिनियम में है। अगर देखिए, सबसे बड़ी बोलिए
आरटीआई क्या है? शिवानंद भाई साहब हमारे जब से आए हैं अपने यहाँ, हम तो कह सकते हैं कि रीवा नहीं पूरे देश में इन्होंने क्रांति मचा रखी है। तो हाँ। हर जगह नियम है, हर जगह नियम को फॉलो कराने वाले होने चाहिए। हम भी मंडी के डायरेक्टर रहे हैं, जब मंडी एक्ट पढ़ा कि 3 दिन के अंदर अगर व्यापारी भुगतान नहीं करता तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तो जब हाँ। सशक्त हो गया मंडी प्रशासन, तो हमारी रीवा मंडी में तो नहीं है 3 दिन से अधिक कोई भी व्यापारी किसानों को रोक ले पैसे, उसका भुगतान हो जाता है। मंडी में किसानों को माने जो बया को देना है पर कुंतल तौलने के लिए, ढेरी बनाने के लिए, उसके बाद कुछ देना नहीं होता था। अब फिर सोचिए, मंडी के बाहर खरीदेंगे तो माने आपको कुछ नहीं देना, मंडी के अंदर खरीदेंगे तो आपको लाइसेंस की जरूरत है, देना है। आप मंडी के बाहर माने खरीद सकते हैं, आपका जो वो है माने इनकम टैक्स वाला कार्ड, कौन सा वो कार्ड से ही आप अपनी खरीदी कर सकते हैं, आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में अनाज खरीद के कई व्यापारी भाग गए, उनका पेमेंट नहीं हुआ। और दूसरी चीज आप सोचिए, अधिनियम में ये कहाँ का अधिनियम है? हमारी जब आलू का उत्पादन होता है, जब प्याज का उत्पादन होता है, जब उस समय उनका रेट क्या रहता है? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए किलो। और फिर उसके लिए अनंत आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके इन्होंने कर दिया कि अनंत भंडारण कर सकते हैं। अनंत भंडारण आप करोगे, कोल्ड स्टोरेज बनाओगे और अनंत भंडारण करोगे और उसको फिर अपने मनमाफिक रेट में बेचोगे, तो उससे आम उपभोक्ता भी मरेगा। आप ये ना सोचते कि किसान भर मरेगा, कब मरेगा? आप आज भी वॉलमार्ट में देख लीजिए, गेहूं 46 रुपए किलो मिल रहा है वहाँ। वॉलमार्ट में सब जगह 46 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, मंडियों में 15 रुपए बिक रहा है। समर्थन मूल्य 1925 रुपए था गेहूं का। तो ये ऐसे में चलने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट ने लगातार कॉर्पोरेट जगत को पूरी छूट दे दी है। और किसानों ने कहा था क्या कि हमें अध्यादेश चाहिए? किसानों ने नहीं कहा था कि हमें अध्यादेश, कहते हैं कि पूरे आप देश में बेच सकते हो। किसानों ने नहीं कहा था, आप बता रहे हैं किसानों ने नहीं कहा था। किसान कब से डिमांड कर रहे थे कि ऐसा हमको नियम चाहिए। अब ये नियम आप अगर अध्ययन करें, जरा पीछे जाइए, पीछे 10 साल पीछे जाइए, तब से ये डिमांड जो तोमर जी, 10 साल पहले से किसानों की और किसान नेताओं की ये डिमांड थी कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने की और आय से अधिक मतलब इसमें जो अपना लागत लगता है तो इसका लागत जितनी लगती है उससे ज्यादा जो और अन्य जो भी बातें हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में वो लागू करने की बात थी। भाई साहब आपको याद दिलाना चाहते हैं, देश के हमेशा राजनेता, सबसे बड़ी विडंबना है देश में जो भी चुनाव, आप ये मान लीजिए कि देश का ये बहुत बड़ा विडंबना प्रजातंत्र में कि लिखित में हलफनामे में लिखना चाहिए ना डिमांड। चुनाव घोषणा पत्र जो बनते हैं वो हलफनामे में बनने लगे। अगर पार्टियां दूसरी बात पे जा रहे हैं। अब आप इस पे आइए थोड़ा, स्वामीनाथन आयोग और जो कोई पर्टिकुलर पॉइंट दीजिए जो हमको हानिकारक है इन तीनों कानूनों में। नहीं, अपन सदाचारी सिंह जी, अपन ये बात कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के कौन कौन से महत्वपूर्ण और बिंदु इसमें लागू नहीं किए गए, क्योंकि सबसे बड़ी बात वही है। आप वो बताइए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने पढ़ी है क्या? बता दीजिए, वो बता रहे हैं क्या? आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं 2014 का चुनाव घोषणा पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसानों को हम लागत मूल्य देंगे, 50% मुनाफा देंगे। यही हम कह रहे हैं कि देश की राजनैतिक दल हमेशा जनता को चूतिया बनाते हैं। हम हलफनामे में देना, ये अगर ये नहीं फॉलो करेंगे तो इनकी मान्यता समाप्त हो जाएगी पार्टी की, उस दिन ये सब ठीक हो जाएंगे। और किसान को अपन निवेदन करेंगे थोड़ा सा सुब्रत मणि त्रिपाठी जी की अपन राजनीति पे ज्यादा ठीक है, राजनीति तो अपने स्थान पे है, लेकिन अपन मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि मतलब ये जो बिल है, ये बिल के क्या फायदे और क्या नुकसान है, उस बात पे अपन चर्चा करेंगे ज्यादा। हमारी समझ से देखिए, ये कृषि बिल पूरी तरह से किसानों को खेती विहीन करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, आप अब सोच सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि हमारी जमीन 10 साल के लिए आपने ले लिया, वो जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई साहब, क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट है। जरा पढ़िए नियम को। जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट है। हम इसमें ये फसल करेंगे और उसमें हम किसानों को अधिकार दिया गया है कि कभी चाहे वो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। वो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। जमीन का कोई अधिकार दिया गया है कि एटीएम तक जाइए, उससे ऊपर नहीं जाइए, है ना? इसीलिए अधिकार दिया गया है कि एटीएम। आप भी पढ़ लीजिए उसमें ये क्या है कि जमीनें जो कॉन्ट्रैक्ट में दी जाएंगी उसमें वो वेयर हाउस और कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप पढ़ लीजिए, स्ट्रक्चर बनाएंगे।
गोदाम आपकी जब जानकारी इनको नहीं है। आपके उसमें बना दिया उतनी जितने जब चाहे तो आप किसान उसको उखाड़ सकता है। किसान को ये नहीं है कोई स्ट्रक्चर हमेशा बना रहने दें, चाहे किसान को बना रहने दें और चाहे किसान उसको हटा के फेंक दे। किसानों को ये अधिकार है उसमें। हाँ, किसानों को अधिकार है। ये बिल तीनों बिल किसान को बर्बाद करने वाला बिल है। हाँ, ये किसानों को बर्बाद करने वाला बिल है। और सुनिए, हम खेती करके, सुनिए आप, खेती करके वही करेंगे जो कंपनियां चाहेंगी, और हम जो जितना खेती करेंगे, उत्पादन करेंगे, सब कंपनियों को दे देंगे। कंपनियां फिर गोभी खरीदेंगे आपको किसान को कंपनियों को दे ना। तोमर जी एक प्रश्न देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे इसका जवाब आप थोड़ा सा तोमर जी दीजिए कि यूपी में जो गन्ना किसान है उनको भी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप का जो था, या उपज वो अपनी बेचेंगे कंपनियों को, कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कर लेती थी। आज 20 साल से उन गन्ना किसानों की जो फसलों की जो प्राइस है उनको नहीं दी गई है, कोर्ट के सब चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो आपका काफी हद तक बिहार में जो ये मंडी वंडी की प्रथा है, वहाँ पे खरीदी इस तरह से नहीं होती है, तो वहाँ पे धान की कीमत 1200-1300 रुपए कुंटल जाती है। तो आखिर ये भी तो एक साइड इफेक्ट ही है ना। जब कल अभी ये चालू हो जाएगा, ये सब प्राइवेटाइजेशन टाइप का जो चल रहा है, ये सब चालू हो जाएगा, कंपनियां आ जाएंगी, और सरकार एक्चुअली क्या है कि सरकार चाह रही है कि वो ये जो किसानों से खरीदी करती है, उस खरीदी से वो मुक्त हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अब बाध्यता है कि वो 1800, 1900, 2000 जो भी रेट लेगी, और चाहे उसकी सड़ जाए धान गेहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये उसकी बाध्यता रहती है। ठीक है, तो अभी वो बाध्यताएं जब कोई कंपनी आ जाएगी, जब कोई व्यापारी वर्ग के लोग आ जाएंगे, कॉर्पोरेट आ जाएगा, वो थोड़ी ना हमारी आपकी फसल उस रेट पे लेगा, वो तो उस रेट पे लेगा जिसमें उसको फायदा होने वाला है। और जब इंटरनेशनल मार्केट का कंपटीशन बढ़ जाएगा और भारत में इंटरनेशनल मार्केट से सप्लाई भी चालू हो जाएगा, इनको कम्पीट करना पड़ेगा और यहाँ की कंपनियों को भी कम्पीट करना पड़ेगा, तो हमारे और आपके हित के लिए क्यों सोचेंगी। तो इसलिए एमएसपी वाला जो आपने पॉइंट बताया वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमएसपी का निर्धारण तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और मतलब एक किस तरह से हितकर हो सकता है, क्योंकि मुझे इसमें अभी बहुत ज्यादा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में छोटे छोटे किसानों और जो मझले किसान हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा हितकर समझ में नहीं आ रहा है। उमर जी सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ बताएं, तोमर जी बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने बताया कि एमएसपी एक और एमएसपी में ये कर देते हैं कि एमएसपी में हम डील नहीं। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो हेलो, सुनाई पड़ रहा है क्या? सुनाई पड़ रहा है क्या? अभी आ रही है जी। हाँ जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एमएसपी में अगर सरकार ये कह देती है कि हम एमएसपी को जारी रखेंगे तो फायदा है। मेरा ख्याल है ऐसा कहीं नहीं है कि एमएसपी को जारी ना रखें। दूसरा, मंडी को भी जारी रखेंगे, ये भी किया है जो उसमें सबसे। एक मिनट, एमएसपी को कानून क्यों नहीं बना देती है सरकार, जब इतना सरकार किसान के हित के लिए कर रही है? एमएसपी का कानून बनना चाहिए। मैं यहाँ कौदरी जी से सहमत हूँ, एमएसपी का कानून बनना चाहिए। देखिए एमएसपी तो अभी भी है, एमएसपी अभी भी है। हमें पता है कि धान की, हम बताते हैं आपको, हम भी गांव से हैं, हमें पता है कि हमारी धान की मंडी में खरीदी केंद्र में 1868 रुपए प्रति कुंटल जाएगी एमपी में। लेकिन अभी भी व्यापारी वर्ग जो आते हैं, जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं है या किसी कारण बस उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और जब वो अपनी धान बेचते हैं तो व्यापारी वर्ग उस धान को 1200 रुपए कुंटल, 1300 रुपए कुंटल, और जो भी मन चाहा होगा, अभी जिस दिन खरीदी बंद हो जाएगी उस धान की कोई कीमत नहीं बचेगी। तो हम कहते हैं जब तक कोई कानून ऐसे नहीं बनेगा किसानों की सुरक्षा देने वाला, तब तक कैसे उसका भला हो सकता है। तो मेरा बताना यही है, मैंने 2 पॉइंट पहले भी बताए थे स्टार्ट में, कि अगर एमएसपी में जैसे अभी चल रहा है, आपने खुद भी बताया, हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि बाहर वाला व्यापारी 1200 रुपए में धान ले जाता है, जबकि 1900 रुपए की धान मंडी के आधार पे, एमएसपी के आधार पे है। अगर उसका उस तरह चलता रहा तो इस कानून का फायदा नहीं होगा। इस कानून का फायदा जब होगा जब एमएसपी बढ़े, एमएसपी कानून के रूप में आ जाए। दूसरा, इसमें एमएसपी के साथ में ये कहा जाए कि जो व्यक्ति इससे कम बाहर खरीदता है उसको भी कुछ दंड दिया जाए।
उसको भी दंड का प्रावधान कर दिया जाए, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। और दूसरा, जुडिशियरी में जाने का अगर आदेश दे दिया जाता है, छूट दे दी जाती है, आदेश सही नहीं बात है। हर जगह। 2 पॉइंट ये पहले भी मैंने बताए थे, अभी भी। नहीं, और आवश्यक आवश्यक वस्तु अधिनियम को ही ले हाँ। लीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास जब ज्यादा कालाबाजारी बढ़ गई थी और ये भंडारण वगैरह फालतू का जब ये करने लगे थे, तो ये अधिनियम हाँ। लाए गए। अभी इसको हटा करके कई वस्तुओं को उससे हटा दिया गया है। अभी आज भी तो वही होगा ना, बड़े-बड़े गोदाम जिन कंपनियों के, जिन कारपोरेट्स के हैं, तो उसमें वो ज़्यादा भंडारण करेंगे और वही चीज़ आपसे हमसे वो खरीद करके मिट्टी के भाव, प्याज़ ₹1 किलो खरीद करके कल वो ₹50 किलो जी। बेचेंगे। मतलब एक बात है, जो भी जिन भी वस्तुओं को इससे हटाया जा रहा है, तो ये भी तो एक पर महत्वपूर्ण वो बिंदु है ना कानून कि इसको बिना मंथन किए हुए सरकारें क्या सुनिए, करना चाह रही हैं? उस कानून में ये नहीं लिखा है कि हम उनको दंड नहीं देंगे, इसको हटा रहे हैं। कानूनों में ये नहीं लिखा है। हम लोग अपनी कल्पना के आधार पे कह रहे हैं कि वो फिर हट जाएँगे, वो हटेंगे नहीं। वो कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम जो स्टोरेज का देखिए आपने देखिए बताया देखिए तोमर जी वो उसमें बात नहीं है। बात हाँ, बात सीधी-सी ये है, बात हाँ, सीधी-सी ये है कि बार-बार दूध से जली हुई जो बिल्ली है, वो हाँ, हाँ, मट्ठे को भी कई बार फूँक करके पीती है। तो सही बात है। हिंदुस्तान के किसानों की, मज़दूरों की ये वो दुर्गति हाँ, है कि यहाँ पे बड़े-बड़े आप अमेरिका और यूरोप और इनकी बात मत करिए कि वो कानून नियम यहाँ पे बस देख लिया कि वहाँ पे ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे आपने लागू कर दिया। ये हिंदुस्तान सही का बात जो सिस्टम है, ये बहुत यार जितने नियम कानूनी बने हैं, वो कितना फ़ॉलो हो रहे हैं? वो आरटीआई की बात कर लीजिए ना। जी। हैं? है। हुँ, हुँ। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी देखिए, आम आदमी जो गरीब आदमी है, अभी भोपाल में किसान है, मज़दूर हाँ है, ठीक है? वो जो है वो जब तक सरकार का जब तक उसका वो है कि सरकार की कुछ बाध्यताएँ हैं, वो सरकार से बात कर सकता है, सरकार के समक्ष बात रख सकता है, तो ये लगता है कि चलो सरकार दबाव में आके या कहीं से उसकी समस्या को सुनेगी हुँ, और जब भी ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो उसको कुछ सब्सिडी देगी, कुछ उसकी हेल्प करेगी, कुछ करेगी इस तरह से। लेकिन हुँ, पूरी हुँ। तरह से आप कारपोरेट के हाथ में छोड़ दे रहे हैं, वो कारपोरेट जो मतलब पूरी तरह से पूरी शासन सत्ता को भी कंट्रोल कर ले रहे हैं, तो उसके समक्ष एक किसान, गरीब किसान, मज़दूर आदमी वो क्या बोलेगा उसकी, कौन सुनेगा? और उसकी जुडिशियरी में जाने की उसकी पावर भी आपने खत्म की है, उसका अधिकार भी छीन लिया हुआ है। तो उससे हुँ। क्या आप आशा करते हैं कि वो एक गरीब आदमी वो क्या करेगा? हम तो गाँव के 2.5 एकड़ के किसान की बात कर रहे हैं। चलिए उसकी आप बताइए। हैं? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने ही ये पॉइंट बताए थे कि ये प्रॉब्लमेटिक हैं 2 पॉइंट, इनको भी अगर समावेश कर दिया जाता है तो किसानों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि सब कोई या कुछ लोग ऐसा ये कहते हैं कि हम केवल कॉर्पोरेट पर छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट के लिए ये किसानों को जो छूट दी गई है, वो कहीं भी ले जाकर के इसको बेच सकते हैं, चाहे वो कहाँ ले जाएंगे आपसे किसान? 1000 छोटे किसान आप बोलिए कितने किलोमीटर पे ले आके किसान हाँ, बेचेंगे? छोटे किसान यही मैं आप बता ये रहा जो हूँ कह रहे हैं कि कि किसान अगर ले आके आप बेचेंगे, लोकल लोग किसान कहाँ ले आके ये बेचेंगे? ये बड़े लोग ले आपने आके बड़े का बेचेंगे। बड़ा किसान जो गुजरात है की जो नहीं, नहीं, ये है सिर्फ़ बड़े सुनिए, किसानों सही बात है। सुनिए, देखिए ऐसा है छोटी बात कि कहता हूँ, छोटी बात कह एक दीजिए, खरीदी केंद्र सब सुनिए, छो तोमर जी, छोटी सारा जो एक कॉर्पोरेट के लिए खरीदी हो रहा केंद्र है हमारे सब। घर से 4-5 सिर्फ किलोमीटर दूर बना हुआ है, वहाँ पर ले जाने के लिए ट्रैक्टर का भाड़ा वगैरह सब सब देना एक छोटे किसान के लिए बहुत मुश्किल है और मुश्किल भारत है। में छोटे किसान बहुत हैं और बड़े किसान बहुत कम हैं। सहकारी बड़े किसान जो भी समितियाँ हैं, तो वो तो अपना चाहे सरकार सारा को बेचें, चाहे कॉर्पोरेट के लिए प्राइवेट को हो रहा बेचें, है, वो अपना सारा जुगाड़ कर उद्योगपति लेते के हैं। लिए व्यवस्था हो रहा है, इसमें कोई लेकिन की बात नहीं है। सारा वो उद्योगपति के लिए व्यवस्था हो शिव रहा है, साहब, उसमें मैं कोई नहीं रहा। ये थोड़ा ये कहना चाहता हूँ, सहकारी समिति अमूल दूध का आपने देखा, छोटे से छोटा किसान जो दूध 1 लीटर भी है, वो सहकारी समिति में अमूल में दिया और वो समिति इतना बढ़ गई कि आज अमूल पूरे देश में फैल रहा है। तो सहकारी समितियाँ भी छोटे किसानों के लिए लाभकारी हो सकती हैं और वैसे बनाई जाएँ तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो छोटा किसान दिल्ली, बम्बई बेचने जाए। वो सहकारी समितियाँ भी अपन निर्माण ज़रूर कर अपन सकती अपन हैं। सदाचारी सिंह तोमर जी, जी। हम एक इंजीनियर हुँ, सदाचारी सिंह तोमर जी की हम बात नहीं कर श्री सदाचारी सिंह तोमर जी की हम बात नहीं कर रहे हैं, उन इंजीनियर्स की जिन्होंने 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर किया, जी, जिन्होंने शासन सत्ता से लड़ करके उनको उनकी वास्तविकता उन्हें याद दिला दी, जो अभी भी लड़ रहे हैं। जी। हम उन किसानों की बात नहीं कर रहे हैं कि जो अमूल कंपनी जिन्होंने खोला, जिनके पास ज़्यादा पावर थी, विल पावर थी, या हम उन व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं तो ऐसे उदाहरण हमें नहीं देना चाहिए। हमें ग्रास रूट पर जाकर के एक सबसे छोटा, सबसे हुँ, हुँ। पिछड़ा, सबसे
वंचित व्यक्ति की बात करना चाहिए कि क्या इन शासन की योजनाओं से उस सबसे वंचित व्यक्ति को, सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो पाएगा कि नहीं। वो इच्छा शक्ति वाले लोगों की बात ना करें, वो तो एक धूल से उठ करके भी कुछ भी कर सकते हैं, उनकी बात छोड़िए, वो तो नियम कायदा ही बदल सकते हैं या कि संविधान में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन हम बात करते हैं, जब कोई सरकार की बात करते हैं, सरकार की नियमावली की बात करते हैं, कोई कानून की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं एक आम से आम व्यक्ति की, एक कमजोर से कमजोर और पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति की अपन बात करते हैं। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि इस तरह से पूरी तरह से जहाँ ज्यादातर मोर देन 50-60% किसान ऐसे हैं जो 2-2.5 एकड़ के काश्तकार हैं, 1 हेक्टेयर के आसपास के हैं, उनके लिए इस कानून का कोई लाभ कहीं से भी नहीं समझ में आ रहा है हमें। कुछ नहीं हाँ, है, वो किसानों को लाभ जरूर होगा, जो बहुत बड़े किसान होंगे, तो वो अभी भी अपना लाभ कहीं न कहीं से अर्जित कर लेते हैं, या कि सरकार पर दबाव बना करके या कैसे भी करके। तो ये हमारा कंसर्न इसमें ये है। शिव साहब, इसमें एक बात मैं आपको चाहूंगा कि आप ये देखिए कि जो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, क्या कोई छोटे किसान नहीं, आपकी आवाज फिर से कट गई है तोमर जी। बड़े बड़े आंदोलन करता है। हेलो, क्या बंद हुई? हाँ, अब आ रही है जी। आवाज आ रही है ना? आ रही तो है। आप देखें, हेलो, ये कह रहा था कि आंदोलन में आप देखिए, आप ढूंढिए जरा, बिल्कुल खोजिए, एक भी छोटा किसान है क्या? ये आंदोलन है बड़े बड़े लोगों का, जिनको हानि हो रही है। ये छोटे लोगों का आंदोलन नहीं है। आप जरा पूरा ढूंढ के देखिएगा, और दिल्ली की जब रैली होती है टीवी में, नहीं तो जिनको हानि नहीं, हम ये शिवानंद जी, शिवानंद जी, हम ये कहेंगे कि बड़े किसानों को भी यदि हानि हो रही है तो उनको आगे आना चाहिए। पंजाब हरियाणा के किसान तो हम सब जानते हैं कि बड़े किसान हैं। वास्तव में जो उत्पादकता है, जो उत्पादन करके जो विदेशों में सप्लाई की जाती है, चाहे वो बासमती का चावल हो या जो भी हो, वो तो वही किसान करते हैं ना। तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वही सब ज्यादा सामने आएंगे, और फिर इसमें वो प्रभावित लोग ही सामने आएंगे। तो वो आए हैं सामने, ठीक है, छोटा किसान नहीं जा सकता, हम नहीं जा सकते। हमें पता है कि मैं रीवा शहर जाने के लिए 200 रुपए का पेट्रोल और दिन भर की मजदूरी देनी पड़ेगी, तो हम छोटे किसान नहीं जा जी। सकते हैं। लेकिन जो बड़ा किसान है, जो कर सकता है, वो तो करेगा ना। तो हमें तो कम से कम धन्यवाद देना करेगा। चाहिए ऐसे किसानों का कि जो उनके बिहाफ बिल्कुल वो करना अपना चाहिए, हाथ रख रहे हैं। हमें नहीं इस टांग तरह से खींचिएगा उसका। नहीं देखना चाहिए। ये भाई साहब, ये सत्ता से हारे हुए किसान हैं। अगर उनको सत्ता में, अब अगर आप कांग्रेस पॉलिटिक्स के की बात किसान में आ आ जाते गए, हैं, ये पॉलिटिक्स सत्ता में वाला बात भरा हुआ है पॉलिटिक्स आपके वाले दिमाग में। अरे ये बड़ा क्या, जो किसान है, शिवानंद जी, चलिए प्लीज अपन प्लीज, ये न्यूट्रल बात शिवानंद जी, है। या तो हमें भी महेंद्र बोलने का कुमार मौका दे, हम खाली सुनने में नहीं हाँ। बैठे हुए हैं। हाँ बोला जाए भाई। बताएं महेंद्र जी, बताएं, आप भी बोले। सर 5वें महीने में जब पूरा का पूरा इंडिया बिल्कुल लॉक था ना, उस टाइम हरियाणा में 100 एकड़ का गोदाम अडानी को सर पास करके सीएलयू दे दी, जो आज की डेट में बनने लग रहा है, और सारी फैसिलिटी वहां पे, इवन ट्रेन भी है। क्या कह रहे हैं तुम, किसान नहीं है? मैं तो इनको किसान नहीं मानता, ये किसान है। भाई साहब सुन लीजिए, क्या कहा जाए, अगर समझिए ये। अडानी या अंबानी या रामदेव जी कोई काम करते हैं देसी वाले, तो उनको हम नहीं, विरोध करते हैं। अडानी आए, अंबानी आए, उनका स्वागत है। रामदेव जी आए, अगर उनका कोई स्वागत है। हमारे अगर भारत चीन का कोई व्यक्ति करता है, चीन की अगर संस्था बालमार्ट आती है, तो आएगी, हम उसका विरोध नहीं करते। हमने यही तो आइकिया करनी है। आएगी, बालमार्ट जो आएगी, या देसी कोई बड़ी का कंपनी कोई बाहर विकास विदेशी होता आए, है, तो उससे के उसका स्थान विरोध पे भारत करते की हैं। कंपनी जो आए तो हमें विदेशी आपत्ति नहीं आते हैं, है। उनका विरोध नहीं करती हैं। क्षमता है उसमें, कम्पीट कर सकती है, तो वो आए। खत्म, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हाथों देश ना दिन बेचा दिखना जाए। शुरू हो गया। चाइना BSNL वाले खत्म। विरोध हम नहीं जीरो करते। हम देसी वालों को, स्वामी रामदेव जी ये करते हैं, अडानी ये करते हैं, अंबानी ये करते हैं। अरे स्वदेशी आदमी कुछ काम कर तो रहा है, और चाइना वाले अगर नहीं आ पा रहे हैं, उनका जी, कमी है। ये स्वदेशी किसान आदमी हो गए। स्वदेशी नहीं है क्या? ये किसान- आपके खुद के नहीं है क्या? अच्छा, दुश्मन है ये? जी, ये पाकिस्तानी हम बांग्लादेशी है ये? खालिस्तानी हो गए इनके लिए। स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है। जन्म पटेल जी सुन रहे हैं? हेलो भाई साहब, हम ये कह रहे हैं शिवानंद भाई साहब, ये आपने जो कहा उस समय मुद्दा मोड़ दिया। जी सर। देखिए हाँ, बस थोड़ा सा आपको आपकी बात रखनी है, पर थोड़ा सा इनको सुब्रतमण्य जी बोल रहे हैं, उनको सुन ले। हाँ, सुब्रतमण्य जी भाई प्लीज। साहब, हम आपसे ये कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि 2014 में अपने प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार ही घोषणा की थी कि किसानों को लागत मूल्य देंगे, 50% मुनाफा देंगे, 2+50।
C2+50 का फार्मूला दिया था। फिर ITI एक्टिविस्ट ने वहां पे लगाई थी अभी सरकार के यहाँ कि माननीय आपने जो घोषणा की थी और स्वामीनाथन रिपोर्ट की, तो बोले कि वो लागू नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं RTI ने खुलासा किया। एकदम सही बोल रहे हैं, सही बात है। हाँ, RTI एकदम एक्टिविस्ट सही ने है। लगाया था, तो वो खुलासा किया सरकार ने कि हम नहीं दे सकते। अरे भैया, चुनाव घोषणा पत्र में आपने कहा, और आप ये सोच लीजिए, आलू है, प्याज है, सब्जी है, सिर्फ हिंदुस्तान में क्या 23 फसलें होती हैं? 23 फसलों के समर्थन मूल्य है बस। आप ये मान लीजिए, जो कह रहे हैं समर्थन मूल्य का ये अगर नियम बना दें कि एक नियम में क्यों नहीं लिख दिया कि उससे कम में बोली होगी तो उन्हें सजा होगी, क्योंकि अगर वो हाँ, मूल्य को सरकार खत्म करना चाहती है, वो जब ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैं फार्मिंग कह रहा करेंगे हूँ। तो अपने अपने दाम तय करेंगे, 9 रुपए 10 रुपए। आपको मैं बतला दूं भाई साहब, मैं आजमाया हुआ किसान हूँ। मैंने रिलायंस की आलू आलू रिलायंस वाले जो बोते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है गुड़हर में। अब आप उनकी सोचेंगे, वो ये पेस्टिसाइड डालो, ये दवाई डालो, ये पानी लगाओ, उसके बाद कह देंगे ये क्वालिटी सही नहीं है, नहीं लेंगे। आपके पैसे भी चले गए। क्रेडिट लिमिट आप देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अधिनियमों को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी क्रेडिट लिमिट अडानी और अंबानी उपयोग करेंगे, और उसके बाद अगर कह दिया कि आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे, तो उससे कम में कहीं मंडियों में बिकने वाला भी नहीं है। और आप ये सोच लीजिए, जितना उत्पादन होगा, किसान अगर अनाज, वो कहेंगे सब्जी लगाइए, वो कहेंगे कि गेहूं बोइए, वो कहेंगे धान लगाइए, हमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद वो उन्हीं को उत्पादन खरीद, उन्हीं से फिर हमें खाने के लिए खरीदना पड़ेगा। वो सारा उत्पादन ले लेंगे, और वो जो आवश्यक वस्तुओं का है, शिवानंद जी भाई साहब बताइए, ये स्टोर करके अब मनमाफिक ढंग से बेचेंगे, तो उसमें तो आम भारतीय से लेकर सब प्रभावित होंगे ना। हिंदुस्तान में सब कहा प्रभावित जाता होंगे। है कि 60% लोग, संसद विधायक सब लिखते हैं कि हमारा माने जीवन निर्वाह का संसाधन कृषि है। तो सबके लिए आज देश का किसान लड़ाई लड़ रहा। जो भाई साहब कह रहे हैं ना, ट्राली ट्रैक्टर लेके किसान डटे हैं, वो उद्योगपति नहीं डटे हैं, वो किसान है, उनके अंदर दिल है। हिंदुस्तान में जब जी। आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी ना, तो ऐसे ही थे जयचंद्र, जो मिले हाँ हाँ, ट्रैक्टर बिल्कुल सही कह ट्रैक्टर रहे और हैं, ट्रैक्टर टाली का तो बिल्कुल कोई सही इशू बात नहीं कह है, रहे हैं। क्योंकि आज बहुत सारे जयचंद है। हमारे गांव में जयचंद को एक दो ढाई एकड़ का किसान भी किस्त से ट्रैक्टर ले लेता है। वो सुनिए, अलग बात है कि उसका किस्त भरने किसान में 10 भूखा साल रहेगा, लगता है, लेकिन ट्रैक्टर किसान वगैरह व्यंजन लेना नहीं कोई बड़ी खाएगा। बात नहीं है। बहुत हाँ, सारे किसान ले रहे हैं। किसान काजू नहीं खा सकता, उत्पादन कर नहीं सकता है, खाओ। बादाम नहीं खा हाँ, सकता। अभी पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, एक एक लंगर कितने चलते हैं गांव में। एक एक आपको मैं उदाहरण दे दूं, किसान सब कुछ कर सकता है। मैं रीवा बिल्कुल में, कर सकता है। सुनिए, मैं आपको बता दूं, रीवा में मैं कृषि उपज मंडी का डायरेक्टर का चुनाव लड़ा था। मेरी मिसेज की तबीयत खराब हो गई, PGI लखनऊ में एडमिट हो गई। वो हम वहां चले गए, बिना रहे चुनाव जीता। उसके बाद एक हनुमान जी वहां बाहर राजे हुए थे, तो उसके लिए किसानों से आह्वान, वो सोचिए, किसानों ने एक एक मुट्ठी अनाज दान में देके 9,80,000 रुपए जोड़े, और एक भव्य मंदिर हनुमान जी का, शंकर जी का और अन्नपूर्णा मैया का, आज भी आप आए कभी, मंडी परिषद में बना। उसके बाद कितना डेवलप हो गया मंडी परिषद। किसान आज कंगाल नहीं है। किसान में आपस में सहयोग की भावना आ जाए ना, तो हमें देश के राजनेताओं से कुछ ना चाहिए। आप जो कह रहे हैं किसानों को उन्होंने क्या सुविधा दे दी, देश के संसद को सुविधा कितनी मिलती है, देश के विधायकों को हम किसान कितनी सुविधा देते हैं। भाई जी, आप ये सोचिए कभी, वो उनका जीवन होता बिल्कुल है। और हम कहते बिल्कुल हैं, सही बात है। सुनिए, हम किसानी हम सब किसानी करते हैं, और किसानी पर सुब्रत मणि जी, मैं एक बात बता दूं, इस साल तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन हाँ, मेरे पास लगभग 1 दर्जन आर्टिकल लिखे हुए हैं। यहाँ पे गांव के जो किसान रहते हैं, जब धान धान और अपनी गेहूं की फसल अ, जन्म जी, आप थोड़ा सा इसको ऑन ऑन ऑफ कर लीजिए। हाँ, अ, कहीं से आवाज आ रही। मैं ये कह रहा था, मैंने उनकी स्टडी की कि भाई 6 माह की खेती होती है एक फसल की, जैसे रबी हो गया, खरीफ हो गया, तो हाँ, आपने कितना बोया, कितना लागत लगाई, हाँ, आपके हाँ, घर के कितने सदस्य उस खेती में सम्मिलित रहे, और अंत हाँ, में आपको उत्पादकता कितनी मिली। तो हम्म, हमने पूरा हिसाब किताब जो लगाया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला किसान भी जी, वास्तव में मतलब उसको बड़े मुश्किल से 10-20 हजार रुपए, मतलब ये दो 10 एकड़ की काश्तकारी कर रहा है, तो बड़े मुश्किल से अंत में 10-20 हजार रुपए बचता है, यदि सब आप उसको माइनस कर दीजिए तो। और तो जबकि हम उसके घर के बात, 4-5 सदस्य, यहाँ तक कि जी, बच्चों को भी स्कूल स्कूल छोड़ करके, स्कूल छोड़ो मत जाओ, किसानी करो, बच्चे गाय भैंस ये सब देखें, मतलब उनकी ये सब प्रभावित पूरी तरह से, फिर भी आप उनको कुछ नहीं है। हाँ, शिवानंद भाई तो साहब, आप ये बताइए कि आपने अभी, हम तो आपका बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, RTI के माध्यम से आपने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। हमने लगातार प्रशासन से कहा कि खरीदी केंद्रों में 20 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए तौल के नाम पर किसानों से लिए जाते हैं।
बताइए, किसानों की धान फेल की कर दी जाती है कि हमें पैसा दो तो धान पास, नहीं तो पैसा ना दो तो धान फेल। माने कितनी ज्यादा विडंबनाओं को सहता है किसान। अब आप सोच सकते हैं, आप सोचिए ये तीनों अधिनियमों को अगर कोई एक आम किसान पढ़ लेगा ना, तो वो सोचेगा कि ये हम लोगों के लिए कितने घोर संकट आने वाला है। आप भी सोच सकते हैं, एक ठेला में सब्जी लगाने वाला, ठेला वाला सब्जी वाला कहाँ से पाएगा सब्जी? जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी भाई साहब, ये उत्पादन, ये सब्जी बोना है तो वो उगाना है, उगा के हमें रिलायंस को देना है, तो वो फ्रेश मार्ट में बिकेंगे ना कि ठेले में बिकेगी सब्जी? हैं? सोचिए, वो अपने मनमाफिक भाव वो वो पूरी तरह से जो छोटे इस तरह से आप बता रहे हैं, ठेले वाले, हाँ, सब्जी वाले, हाँ, सर पे ले जाने वाले, ये आप पूरी तरह जानते से हैं, प्रभावित होंगे, इसमें भाई छोटे साहब किसान जानते हैं, हम प्रभावित आपको होंगे। बताएं, और भाई साहब जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो ये डीलर्स बंद हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ के व्यापारी जो हैं, मंडियों में अनाज खरीदते हैं, वो ले जाके फिर अपनी मिल बनाए, कोई आटा बनाता है, कोई मैदा बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई, तो मिलिंग कहाँ से होगी? जब रिलायंस पूरी ले लेगा खेती आपकी, आपका जो उत्पादन होगा पूरा उसी को आपको देना है। उसके बाद ये सब छोटे मिलर सब खत्म हो जाएंगे और उनकी मोनोपोली होगी, वो जिस रेट में देंगे उस रेट में आप खरीदो। अब आप सोच सकते हैं, एक बिल और लीक हुआ है इनका, उस बिल से ये और परेशान हो गए हैं। अब आप सोचिए, पशुधन आप लोगों के नॉलेज में बतलाना चाहते हैं, जो ये विद्युत अधिनियम लेने बिजली के लिए बिल लेके आने वाले थे, उसमें इन्होंने किया है कि जिनके पास 2 से अधिक पशुधन होंगे, 2 से अधिक पशुधन होंगे तो उनकी बिजली कमर्शियल हो जाएगी। ये क्या बताइए आप, माने अडानी ही डेयरी खोले, अडानी ही भैंसी पाले, अडानी ही गाय पाले और अडानी का ही दूध आप पीजिए अपने गांव में, तो कृषि और खेती गांव सब खत्म हो जाएंगे ना भाई साहब। जी, हैं? ये यही कहाँ चाह से रहे नहीं, हैं। हाँ, और फिर हम ये कहते हैं कि देश पूरी में हम बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन का जो ये इनका आइडिया है, ये सेंट्रलाइजेशन का, ये बिल्कुल गलत है। भाई साहब, कुछ चीजों में सेंट्रलाइजेशन ठीक है कि, लेकिन हर चीज में सेंट्रलाइजेशन करना बिल्कुल हम ठीक ये नहीं कह है। रहे हैं और एक तरह कि से आनंद भाई, हर का मतलब ये सब सेंट्रलाइज करने का इनका प्रयास है, तो इससे गलत होगा, इससे बहुत लॉस हम ये होगा। कह देश को रहे हैं, बर्बाद हम करना ये है कह और क्या रहे हैं, करना है। भाई साहब हम ये कह रहे हैं कि इनको, मोदी जी को एक संविधान में ये संशोधन करना चाहिए, मेन संशोधन, कि जिनका बेटा सेना में होगा उसी का बेटा चुनाव लड़ेगा। क्योंकि देखिए, सरहदों में हाँ, किसान के बेटे, बिल्कुल सही, ठीक, सरहदों में किसान एकदम के सही। बेटे शहीद होते हैं और ये कहते हैं कि हमारी छाती चौड़ी हुई है। उनके बाप बाप को कहेंगे आप गर्व करो, भारत के लिए हाँ, शहीद हो गए। चाइना में माने फिरंची गाड़ गाड़ के किसानों को दर्दनाक मौतें हुई, हमारे यहाँ रीवा का भी लड़का शहीद हुआ। और इन्हें शर्म नहीं आती? इनके लड़के छल्ले छल्ले बल्ले बल्ले करेंगे, लोकसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, और हमारे बच्चे सरहद में शहीद होंगे। ये कब तक चलेगा? इसको संविधान में संशोधन करना चाहिए कि चुनाव वही हिंदुस्तान का लड़ेगा जिसका बच्चा हाँ, सेना में होगा, तब इन्हें पता चले कि देशभक्ति क्या होती है। तो नहीं कहा जाता है चलिए देशभक्ति, चलिए ठीक है। देशभक्ति इसको कहा जाता है। वो हाँ, वो तो वो तो एक तरह से अपन ऐसा किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये नहीं मान सकते हैं कि वही व्यक्ति चुनाव तो लड़े जिसका सेना में लड़का हम हो, या लोकतांत्रिक जिसका हो लड़का गया है, किसान हो, या हम जो नौकरी लोकतांत्रिक पेशा हो हो। गया वो तो सबको समानता का अधिकार है, है। तो संविधान में जो भी है सब भाई लोग साहब लड़े, लेकिन उनको हाँ कुछ नहीं विशेष करना चाहिए। उनको आरक्षण, उसकी वरीयता दी जाए, वो एक अलग बात है, उससे अपन बिल सहमत हैं केंद्र ने कि बनाया और अब कह रहे हैं कि आप कोर्ट चले जाइए। ये कहाँ का नियम है? आप वोट मांगे हो आम जनता से, उसके बाद मनमाफिक बना दिया पूंजीपतियों के लिए, कोर्ट चले जाओ। अरे इनकी हम आपको बता दें, हिंदुस्तान में बहुत सारे जयचंद हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं किसानों की जीत होगी, नहीं तो बिल्कुल इन्हें होगी, छोड़ना बिल्कुल, पड़ेगा। ये अब मान एकदम होगी। नहीं, ठीक है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से सुब्रत मणि जी, लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग करना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, धरना प्रदर्शन करना, ये हमारा सबका अधिकार है और बड़ी खुशी की बात है। अभी दीवान भाई साहब, सरकार ये तो सिद्ध नहीं कर पाई है कि कोई वो किसान नहीं है, कि कहीं बाहर से हैं, कि नहीं, विदेशी फंडेड है। आपसे हम दिल ये चीज तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने भी उनको जवाब देना आप पड़ेगा। और यदि बताइए ये किसान कर रहे हैं, आज रोड पे हैं, तो उनका अधिकार है, उसके अधिकार से कोई उसको हनन आनंद नहीं भाई कर साहब, सकता है। हम आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। आप देख रहे हैं, आजादी के 72 साल बीत गए, पानी, बिजली, रोड, माने मूल पहले के जमाने में घड़ी, रेडियो, साइकिल, 3 ने चलिए, अब हमें लगता है कि हमारा में डिस्कशन शादियां हो लगभग जाती, 1.5 पानी, बज गए बिजली, हैं रोड और नहीं काफी मिली। लंबा। आपने मुहिम हाँ, जारी की है और बहुत बड़ी मुहिम जारी की है। आने वाले पंचायत चुनाव में वो चुनाव न लड़ेगा, उसका उद्देश्य ये लेके न लड़ेगा कोई चुनाव कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, नहीं तो वो जेल में जाएगा। आप जैसे हमारे सूचना माने क्रांति वीरों का मैं कोटि से अभिनंदन करता हूँ। आप देख रहे हैं गाँव में, बजट में, माने खेतों में नालियां, रोड कुछ गाँव में नहीं बनी, पैसे चले गए, कितने करोड़ों रुपए खा रहे हैं लोग।
तो हम आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, आरटीआई के सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और सबसे ये विनती जरूर करते हैं, जो देश हित में हो, जो समाज हित में हो, जो सच हो, उसका साथ दीजिए, क्योंकि जीवन में टेलीफोन की घंटी और मौत का कोई ठिकाना नहीं है। एक में हेलो, एक में चलो। डायल टोन सांस है, नंबर उसके पास है, जब वो डायल करता है आदमी को मर जाना है। हमें सत्य के साथ रहना है, सत्य का साथ देना है और सत्य के साथ चलना है, सत्य मार्ग पे चलना है। हमारी सरकार है, हम सरकार हमारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन उनको ये अपनापन होना चाहिए कि हमारे किसान भी हैं। 4 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अब वो सही इतना बात है। हमारे आत्महत्या किया है देश में। मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतने किसान मर गए हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं है श्रद्धांजलि के। कुछ नहीं है, कड़ाके की ठंडी में, पानी में, बारिश में डटे हुए हैं बहुत वो, मुसीबत में है। डटे हुए हैं। अगर ये कानून वापस होंगे तो क्या पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जो किसान वहां गए उनके लिए भरोगे? ये पूरे देश के ऑल ओवर लिए इंडिया। मील का पत्थर साबित होंगे। वो देश की लड़ाई, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्रांतिवीर हैं। हम लोग भी रीवा में लड़ रहे हैं, रीवा में लगातार अनशन जारी है, रीवा में लगातार प्रदर्शन जारी है। कल सिमरिया में था, हमारे शिवानंद भाई साहब भी हम लोगों के साथ सहभागी हुए हैं और हम सबसे ये चाहते हैं कि जो गलत है उसका जम के विरोध करिए, नहीं तो आने वाला हिंदुस्तान को हम अपना स्वर्णिम भारत नहीं बना सकते अगर हमने गलत का सपोर्ट किया तो। और हमारे चलिए आरटीआई ठीक है। शिवानंद भाई साहब इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके ऊपर माने प्राणघात तक से लेके सब लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन सत्य डिगता नहीं है। और उन्होंने और सूचना आयुक्त महोदय का, मध्य प्रदेश का हम बहुत कोटि से अभिनंदन करते हैं। सूचना वीर अपने एक्टिविस्ट भाइयों का बहुत कोटि से अभिनंदन करते हैं। आइए सब हम लोग मिलके अपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत और स्वर्णिम भारत बनाने के लिए एक एक दिन, एक एक पल दें और हम किसी की चमचिंग न करें। जो सच है उसे सच कहें, जो गलत है उसे गलत कहें। यही हमारी आप सबसे विनती है। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जन्म पटेल जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? गुजरात से एक हमारे साथी हैं। जी सर। हाँ जी हाँ, सर, मैं ये कह रहा सुन था, थोड़ा सा आप अपने प्लान के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। आप कुछ ये किस तरह से आप आरटीआई को अपने लोगों को किस तरह से आप इसको टीच करने के लिए और कैसे इसका प्रोपोगेट करने का आप किस तरह से प्रयास करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में आप अवगत कराएं। जी सर, हम गुजरात